अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं उसके सामने तनकर खड़ा हो गया। मेरे ठोस बाजुओं की मछलियां फड़फड़ा रही थीं। मेरा कुशादा सीना जैसे उस कमज़ोर से आदमी पर छा गया। मेरी आंखें शोले बरसा रही थीं और मैं उस पर हमला करने के लिए तैयार था। उस बेचारे पर हमला क्या करना था, बस उसे तरोड़ मरोड़ कर रख देता। मैं नहीं जानता था कि वो कौन है और कहाँ से आया है। उस दिन मैं मार का सर करके अपने मोहल्ले लौटा था कि पहली दफ़ा उससे मुठभेड़ हो गई। मेरे चेले अपने भी थे, शबीर, मांझा, रंगीला और ख़ुद मैं। सीना ताने अकड़ते हुए नौजवानों की टोली, जिसकी दहशत सिर्फ मोहल्ले में नहीं बल्कि आसपास तक फैली हुई थी। और इस दहशत के लिए हमने मेहनत भी खूब की थी, बहुत काम किया था। सुबह होते ही हम सब मोहल्ले के अखाड़े में जमा हो जाते, जहां हम एक दूसरे के जिस्म पर खालिस सरसों के तेल की मालिश करते। हमने जदीद और कदीम दोनों अंदाज की वर्जिशें की थी। इस तरह लड़ाई में भी जदीद और कदीम अंदाज की ट्रेनिंग ली थी। हम में से किसी का भी मकसद पहलवान बनना नहीं था। हम यूं ही शुगल के तौर पर अपनी जानें बनाते और जब किसी बल आ गए तो थोड़ी बहुत पहलवानी भी सीख ली, फिर जूडो कराटे की ट्रेनिंग भी ली और इस तरह हम अच्छे खासे फाइटर बन गए। अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने की थी और सबसे ज़्यादा जान मुझ में थी, इसलिए मैं उस ग्रुप का लीडर बन गया। ये इंसान की फितरत होती है। जहाँ कुछ लोग जमा होते हैं वो लाशऊरी तौर पर गैर महसूस अंदाज में किसी न किसी को अपना लीडर तस्लीम कर लेते हैं। पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके में अपनी धाक थी। हम जिधर से गुजरते लोग हमें सलाम करते। हमारे खिलाफ कोई भी बोलते हुए डरता। हमने कभी गुंडागर्दी वगैरह नहीं की थी और ना किसी के साथ बिला वजह मारपीट। इसके बावजूद लोग हमारी ताकत से खौफजदा रहा करते। हमारे इलाके में एक मास्टर आया करता था। ज़्यादा उम्र नहीं थी, नौजवान सा लड़का था, लेकिन बच्चों को पढ़ाया करता, इसलिए सब लोग उसे मास्टर मास्टर कहकर पुकारा करते। मास्टर ख़ास तौर पर बच्चों और लड़कियों में बहुत मकबूल था। हम खुद ये देखा करते कि लड़कियां उसकी तरफ कितनी मोहब्बत से देखती हैं, उससे बातें करके कितनी खुशी महसूस करती हैं। ये देखकर हम सब बहुत कुड़ते। ख़ास तौर पर मुझे तो बहुत बुरा लगता। मोहल्ले वालों के साथ हम ज़्यादा सख्त रवैया नहीं रखते थे, बिला वजह किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन किसी को खुद से आगे बढ़ने भी नहीं दिया। जब लोगों ने खुद ही गर्दनें झुका रखी हो तो फिर हकमियत जताने का क्या फ़ायदा। लेकिन मास्टर का मामला दूसरा था। आखिर उसे इतनी मकबूलियत हासिल क्यों है? एक दिन मैंने माजे से पूछा, माजे यार ज़रा ये मालूम तो कर, इस मास्टर के पास क्या चीज़ है जिससे सब लोग इसके आगे पीछे होते हैं? हाँ उस्ताद, ख़ास तौर पर लड़कियाँ, माजे ने जल कर कहा। मुझे तो लगता है कि जैसे मास्टर काला इल्म जानता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़रा मास्टर के भेद की खोज लगा। आखिर वो है क्या चीज़? उसने लड़कियों को कौन सी पट्टी पढ़ा रखी है? तुम फिक्र न करो उस्ताद, मैं तो उसके पूरे ख़ानदान का भेद मालूम करके रहूँगा, माजे ने जोश से कहा। उस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया में सिर्फ दो ताकतें थी, एक जिस्म की ताकत, एक दौलत की ताकत। मैंने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को मरियल मरियल दौलतमंदों के सामने गर्दन झुकाए हुए देखा था, लेकिन वो मास्टर था, उसके पास तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। ना वो ताकतवर था और ना ही दौलतमंद, एक सीधा साधा शरीफ आदमी था, अलबत्ता महज़्ज़ब और किसी हद तक खूबसूरत भी दिखाई देता। इसी मोहल्ले में अनम भी रहा करती थी। वो शायद इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत और वज़ादार लड़की थी। मैं जब भी उसकी तरफ देखता तो बस देखता ही रह जाता, और जब वो मेरी तरफ देखती तो उसकी तेवरियों पर बल पड़ जाते। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, जबकि वो मास्टर के इंतज़ार में अपने दरवाजे पर खड़ी रहती। मैंने खुद कई बार देखा था। ये ठीक था कि शायद मास्टर उसे पढ़ाता होगा, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं था कि अनम जैसी लड़की को उसका इंतज़ार हो। दोनों के बाद माजा इस मास्टर का पूरा जोग्राफिया मालूम करके मेरे पास आया। उस्ताद, मैंने मास्टर के बारे में मालूम कर लिया है, उसने आते ही बताना शुरू किया। तुम्हें तो उसका नाम भी मालूम नहीं होगा। उसका नाम नदीम है। चलो नाम तो मालूम हो गया, अब आगे के बारे में बताओ। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मास्टर अपने छोटे से घर में अकेला रहता है। घर क्या है, बस 2 कमरों का छोटा सा क्वार्टर है, माजा बता रहा था। अकेला रहता है। सुना है उसके माँ बाप मर चुके हैं। इसी तरह पढ़ा पढ़ा कर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहा है।
मोहल्ले वाले उसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने सवाल पूछा। सब लोग उसे बहुत भला आदमी समझते हैं, लेकिन अब मैंने अपने जैसे एक बंदे से उसके बारे में पूछा तो वो जल कर बताने लगा कि मास्टर तो बड़ा ख़राब आदमी है, उसके पास तो लड़कियां आया करती हैं, पढ़ने पढ़ाने का तो उस्ताद बहाना है। एक और बात पता चली जिसको सुनकर तुम्हारे बदन में आग लग जाएगी। हाँ हाँ बताओ, कौन सी बात? मैंने पूछा। उस्ताद अनम से मिलने के लिए उसके घर भी जाया करती है। मास्टर अनम के घर तो आया ही करता है, लेकिन खुद अनम भी उससे मिलने चली जाया करती है। माजे ने ठीक कहा था। ये सुनकर वाकई मेरे तन बदन में आग लग गई। उसका अनम के यहाँ आना तो किसी हद तक बर्दाश्त था, लेकिन खुद अनम उसके पास जाती, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। माजे अब तो ही तरकीब बता, मैंने पूछा। देख उस्ताद, ये मामला ज़रा कुछ दूसरा है, उसने कहा। सब लोग मास्टर की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने खुद कई बार देखा है कि वो और अनम एक साथ घर से बाहर निकल रहे होते हैं, यानी खुद अनम के घर वालों को उसके साथ आने जाने पर कोई एतराज़ नहीं। तो फिर तुम कौन होते हो चौथी जगह पर? हाँ ये बात तो है, मैंने अपनी गर्दन हिला दी। माजा ऐसे मामलात में बहुत होशियार था और उसके मशवरे भी बहुत मुनासिब हुआ करते थे, इसलिए मैं इस किस्म के काम उसी से लिया करता था। मेरे दूसरे साथी सिर्फ जिस्म के थे, उनके पास जहन या दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। माजे ने पूछा, अब तुम क्या करोगे उस्ताद? तुम ही कोई मशवरा दो, मैंने कहा। मेरा मशवरा यह है कि पहले तुम दिल में फैसला करो कि तुम चाहते क्या हो, माजे ने कहा। मान लिया कि अनम तुम्हें अच्छी लगती है, लेकिन तुम उससे चाहते क्या हो? क्या शादी करना चाहते हो? चाहता तो बहुत कुछ हूँ यार, मैंने एक गहरी सांस ली, लेकिन तुम खुद सोचो, अनम के घर वाले मुझसे अनम की शादी कभी नहीं करेंगे। उनसे ये कहना बिल्कुल फजूल है। तो फिर इतनी भाग दौड़ और मेहनत का उस्ताद क्या फ़ायदा? उनको उनके हाल पर रहने दो, तुम्हारा क्या जाता है? यही तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैंने कहा। मैं जब भी अनम को देखता हूँ तो तन बदन में आग सी लग जाती है। तो फिर एक और रास्ता है, माजे ने कहा। वो क्या? तुम डायरेक्ट अनम से बात करो। वो अगर तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लेती है तो फिर उसके घर वाले भी रुकावट नहीं बन सकते। माजे का मशवरा दिल को लग गया। अब तक मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं अनम या मास्टर की राह में आने की कोशिश करूं, लेकिन जब से ये पता चला कि अनम उसके यहाँ आती जाती है और जब अनम का चेहरा निगाहों के सामने आता तो फिर बेकरारी सी होने लगती। मैंने सोच लिया कि मैं अपने शागिर्द की बात पर अमल करते हुए अनम से बराह रास्त बात करूँगा। अब अनम से बात करके मुझे मौका तलाश करने थे। मुझे यकीन था कि पहली बार वो नाराज़ होगी, झिझकेगी, बुरा भला कहेगी, मेरे रास्ते से हटने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं किसी न किसी तरह से अपनी बातों और रवैये से अपनी रास्ता हमवार करने की कोशिश करूँगा। फिर एक दिन ऐसी बात हो गई कि अनम से बात करने की प्लानिंग अधूरी की अधूरी रह गई और बराह रास्त उस मास्टर से टकराव हो गया। ये टकराव भी माजे की हिमाकत से हुआ। इस मोहल्ले में एक और लड़की रहती थी जिसका नाम शम्मा था, जिसको माजा बहुत पसंद करता था। शम्मा ने भी उसी मास्टर से पढ़ना शुरू कर दिया। उसको जब ये मालूम हुआ तो उसकी खोपड़ी उलट गई और वो गुस्से से भरा हुआ मास्टर के पास पहुंच गया। उसने मास्टर को धमकी दी कि वो शम्मा को पढ़ाना बंद कर दे। इतना भी नहीं, बल्कि उसने ये भी कहा कि उस्ताद यानी मास्टर से मैं इसलिए नाराज़ हूँ कि मास्टर के ताल्लुकात अनम से हैं और मेरा उस्ताद अनम को पसंद करता है। इस पर मास्टर ने यह कहा कि तुम सब के सब कमज़ोर लोग हो, इसलिए ज़रा सी बात पर भड़क उठते हो। तुम्हारी कमज़ोरी का सबूत यह है कि तुम लोगों को अपने आप पर इख्तियार नहीं। माजे ने जब मुझे रिपोर्ट दी तो मैं इस पर बरस पड़ा। ये तुमने क्या बेवकूफ़ी की? तुमसे किसने कहा था कि तुम खुद मास्टर के पास पहुंच जाओ? उस्ताद अपनी तो खोपड़ी उलट गई थी, माजे ने कहा, और फिर जब उसने कमज़ोर तुमको इंसान कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूं बताओ? तुम उस मास्टर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, माजे ने मशवरा दिया, वरना खामोश रह गए तो इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। ये बात अनम तक पहुंचेगी और अनम समझेगी कि तुम मास्टर से डर गए हो। मास्टर की गुड्डी चढ़ जाएगी और तुम्हें बुज़दिल समझा जाएगा, डरपोक समझा जाएगा। मास्टर पर अपनी धाक जमाने का यही नादिर मौका है। माजे ने मुझे इतना भड़काया कि मैं वाकई मास्टर के पास पहुंच गया। मैं उसके घर गया। मैं बहुत ही नीम दिली से मास्टर के घर गया, यानी उस वक्त उससे झगड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सिर्फ अपने शागिर्द के भड़काने पर मैं उसके पास चला गया, लेकिन मास्टर के रवैये और उसके अंदाज को देखकर मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मेरा ख्याल था कि मुझे देखते ही उसके होश उड़ जाएंगे, वो खौफजदा हो जाएगा, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ मास्टर, मैंने बड़े रौब से कहा। अंदर आ जाओ, उसने एक तरफ हटते हुए कहा।
उस घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैं उसके कमरे में आ गया। उसके कमरे में बहुत कम सामान था, ज़्यादातर किताबें थी। हाँ तो बताओ क्या बात है, उसने पूछा। मास्टर तुमने ये क्या ड्रामा रचा रखा है? मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ की लड़कियाँ तुम्हारा बहुत एहतराम करती हैं। लड़कियों से तुम्हारी जान पहचान क्यों है? मैंने पूछा तो वो कहने लगा, इसलिए कि मैं एक मास्टर हूँ और ट्यूशन पढ़ाया करता हूँ। नहीं मास्टर, मुझे तो बात कुछ और लगती है, मैंने कहा। खैर ये तुम्हारा मामला है, तुम किसके पास जाते हो या नहीं जाते, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ उसे कान खोलकर सुन लो। तुम आइंदा से अनम को पढ़ाने नहीं जाओगे और ना ही उससे मिलने की कोशिश करोगे, मैंने धमकी वाले अंदाज में कहा। वो पूछने लगा क्यों? वो इसलिए कि मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है। मास्टर कहने लगा, ये बात है तो उसके घर वालों से जाकर मिलो, खुद उससे बात करो। अगर वो तुम्हारे हाथ में अपना हाथ देने को तैयार है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारा उसके घर आना जाना क्यों है और तुम्हारा ताल्लुक क्यों है? मास्टर कहने लगा, तुम मेरे ताल्लुक को छोड़ो और अपनी बात करो। वैसे मैं एक बात बता दूं कि तुम निहायत डरपोक इंसान हो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्या बकवास करते हो? मास्टर कहने लगा, मैं सच कहता हूँ, अगर तुम में हिम्मत होती तो तुम मेरे बजाय अनम के पास जाते, लेकिन तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बुरा इंसान छुपा है और वो बुरा इंसान तुम्हें इस काबिल नहीं रहने देगा कि तुम किसी अच्छे घराने में शादी कर सको। बस उसकी बातों ने मेरे जहन की काया पलट दी। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई थी कि मुझसे इस अंदाज में बात कर सके, मेरे मुंह के सामने मुझे डरपोक कह सके। मास्टर जहनी तौर पर मुझसे बड़ा ही सही, लेकिन जिस्मानी तौर पर कमज़ोर था और उसकी इन बातों का इलाज ये था कि मैं उसे थोड़ा सबक सिखा दूं। मैं जहनी तौर पर भड़क चुका था। मैंने पागल होकर उसका गिरबान पकड़ लिया। ये सिर्फ एक लम्हे की बात थी, सिर्फ एक लम्हे की। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हैरत अंगेज था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मास्टर ऐसा कर सकता है। मैंने उसके गिरबान पर हाथ डाला और उसने मुझे पलट कर रख दिया। खुदा जाने उसने कोई दाव इस्तेमाल किया या उसकी निगाहों में कोई ताकत थी कि मैं बिल्कुल बेबस होकर रह गया और उसने मुझे उछाल कर एक तरफ फेंक दिया। इंतहाई शर्मिंदगी और खौफ से मेरी ज़िंदगी की कैफियत ही बदल गई। इस हादसे यानी इस वाक़े पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं फर्श पर गिरा पड़ा था और वो मेरे सामने इत्मीनान से खड़ा था। उस्ताद, ताकत सिर्फ इंसान के जिस्म में नहीं होती, बल्कि उसके इरादे और उसके जहन में भी हुआ करती है। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी ये शिकस्त मेरी वजह से नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर के बुरे इंसान ने तुम्हें शिकस्त दी है। मैंने बमुश्किल फर्श से उठते हुए कहा, क्या तुम कोई इल्म जानते हो? उस वक्त मेरा सारा गुस्सा, सारा रोब दबदबा ख़त्म हो गया। मैं उस मास्टर के सामने बहुत ही मामूली सा इंसान बनकर खड़ा था, एक बेज़रर चूहा जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मास्टर कहने लगा, हाँ, मैं मोहब्बत और अच्छाई का इल्म जानता हूँ, तुम भी इस इल्म के माहिर हो सकते हो। मैं उस दुबले पतले कमज़ोर से आदमी के सामने हर लिहाज से ढेर हो गया। उसने मुझे इस तरह काबू किया कि मेरे गुब्बारे की हवा निकल गई। बहुत हैरत अंगेज सलाहियत थी उसमें। तुम ये बताओ कि तुमने मुझ पर कौन सा दाव इस्तेमाल किया? मैंने पूछा। सुनो, इस दाव को सीखने के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एक दो बार नहीं बल्कि कई बार। फिर मैं अपनी अना और अपनी ताकत के गुरूर को ख़त्म करके उसके पास जाता रहा। मेरे ग्रुप के आदमी मेरी इस तब्दीली पर बहुत हैरान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है, मैं किस रास्ते पर चल निकला हूँ। मास्टर मुझे समझाता रहा। उसने मुझे बताया कि जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल सही है कि किसी कमज़ोर की मदद की जाए। उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि किसी भी इंसान की कोई हैसियत नहीं होती। उसकी बातों में एक सरूर था। मुझे अपने दिल के दरवाजे खुलते दिखाई दिए। जहन पर छाई हुई बरसों की धुंध आहिस्ता आहिस्ता छटने लगी। अपनी हकीकत का इदराक होने लगा। मेरे सामने उसकी शागिर्द लड़कियां आती, वो उन्हें पढ़ाया करता। उसके पढ़ाने का अंदाज भी बड़ा दिलफरेब और दिल में उतर जाने वाला था। उसकी निगाहें नीची रहती और वो उन्हें समझाता रहता, दुनिया की ऊंच नीच, अच्छाई बुराई के बारे में बताता रहता। मास्टर ने मुझे कोई दाव पेच नहीं सिखाया, लेकिन मुझे उसकी ताकत का राज मालूम हो गया। ये ताकत उसके जिस्म की नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद रूहानियत की थी। पहले तो मैं यूं ही तजस्सुस की वजह से उसके पास जाया करता, फिर एहतरामन जाने लगा और कुछ दिनों के बाद इस मुलाकात में मेरे दिल में उसके लिए बेपनाह अकीदत भी शामिल हो गई और एहसास हो गया कि मास्टर नदीम कोई मामूली इंसान नहीं, वो एक ऐसा अल्लाह वाला शख्स है जिसने अपने आप को छुपा रखा है। वो किसी और ही दुनिया का इंसान है।
اس نے मेरी जहनी सफाई कर दी, जिस तरह की इंजन की ओवरहालिंग की जाती है। मुख्तलिफ केमिकल्स के ज़रिए उसको धोकर साफ़ किया जाता है। इसी तरह मास्टर ने मुझे साफ़ कर दिया। मैं जैसे जैसे उसके करीब होता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी शख्सियत के नए नए जौहर खुलते जा रहे थे। दाढ़ी मूंछों से बेनियाज वो मॉडर्न किस्म का एक मुकम्मल सूफ़ी इंसान था। दरवेश सिफ्त, उसमें जितनी खूबियाँ थीं, उन खूबियों ने उसे दूसरों से बहुत मुमताज़ कर दिया। उसकी बातों में असर था और उसकी आंखों में कशिश। एक दिन उसने मुझसे कहा, मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी के सीधे और सच्चे रास्ते पर लाने में कामयाब हो गया हूँ और तुमने अपनी अना की कुर्बानी दे दी है, इसलिए मैं एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। मैंने पूछा, कैसा तोहफ़ा? उसने कहा, अनम का तोहफ़ा। तुम उसके वालिदैन के पास अपनी शादी का पैगाम लेकर जाओ, वो कबूल कर लेंगे। मैंने उनसे बात कर ली है। हैरत की बात पर झटका तो लगता ही है, मुझे भी लगा, और थोड़ी देर बाद मैं संभल गया। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो कहने लगे, हाँ भाई, तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे। अब तुम इस काबिल हो कि वो तुम्हें कबूल कर ले। वो इस बात में खुशी महसूस करेंगे। अगर मुझे ज़रा सा भी ये शुबा होता कि अनम के यहाँ रिश्ता ले जाने के बाद मुझे एक बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी, तो शायद मैं ऐसा कभी ना करता। मैं अनम के यहाँ रिश्ता लेकर भी गया। उन लोगों ने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया, लेकिन उसके बाद वो मास्टर हमेशा के लिए गायब हो गया। खुदा ने उस आदमी को मेरी रहनुमाई के लिए भेजा था। उसने मेरे वजूद का टेढ़ापन निकाल दिया था, अनम से मेरा रिश्ता करा दिया और अपना फ़र्ज़ अदा करके वहाँ से कहीं और चला गया, किसी और दूसरे इंसान को राह रास्त पर लाने के लिए। उसने ये नेकी सिर्फ मेरे साथ नहीं की, बल्कि मेरी वजह से मेरे शागिर्द भी सुधर गए। एक आदमी की नेकी ने ऐसा चिराग रोशन कर दिया जिसकी रोशनी दूर दूर तक सफ़र कर रही थी। वो बिलाशुबा एक बहुत बड़ा इंसान था। न जाने कौन था और कहाँ से आया था और फिर कहाँ चला गया। मैंने और अनन ने शादी के बाद मास्टर को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। उसने जिस मकान में रिहाइश इख्तियार कर रही थी, उस मकान के मालिक को भी उसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। वो गायब हो गया, लेकिन जाते जाते हमारी ज़िंदगी बना गया। अब मैं और अनम इसी मोहल्ले में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मोहल्ले के लोग अब मुझसे या मेरे ग्रुप के लोगों से खौफजदा नहीं रहते, बल्कि मोहब्बत करते हैं। हमारा एहतराम किया जाता है। मैं अपनी कहानी इसलिए बयान कर रहा हूँ कि शायद आपके मोहल्ले और इलाके में कोई उस मास्टर जैसा आदमी मौजूद हो, तो खुदा के लिए उसका एहतराम ज़रूर कीजिए, उसको पहचानने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे कमेंट में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।